हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपको फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है 4.2 टाउन प्लानिंग इन कलकत्ता। ये हमारा टॉपिक है, कह सकते हैं ये फोर्थ टॉपिक का सब टॉपिक है, सेकंड सब टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसी से आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को जिसका कि नाम है कॉलोनियल सिटीज़ को। तो पार्ट 4 है ये। इससे रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग को कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख के आइए, उससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। और आधे पीछे किसी भी चीज़ को शुरू नहीं करते, शुरू से लेकर अंत तक पूरा करते हैं उसको। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग इन कलकत्ता। इसके पहले हम लोग मद्रास के बारे में पढ़ चुके हैं और कलकत्ता के बाद हम लोग बॉम्बे पढ़ेंगे। तो अगर आपको पीछे से व्हीकल्स का आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि जगह ऐसा कुछ है कि थोड़ा बहुत आवाज़ आ जाता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि वो आवाज़ ज़्यादा इफेक्ट ना करे वीडियो में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, कलकत्ता में नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग इन कलकत्ता। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं 4.2 टॉपिक टाउन प्लानिंग इन कलकत्ता। देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। मॉडर्न टाउन प्लानिंग बिगैन, पहले तो मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या है, कलकत्ता में नगर नियोजन, ठीक है। मॉडर्न टाउन प्लानिंग बिगैन इन द कॉलोनियल सिटीज़। आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहरों से हुई। दिस रिक्वायर्ड प्रिपरेशन ऑफ अ लेआउट ऑफ द इंटायर अर्बन स्पेस एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन लैंड यूज। प्लानिंग वॉज यूजुअली इंस्पायर्ड बाय अ विजन ऑफ व्हाट द सिटी शुड लुक लाइक एंड हाउ इट वुड बी डेवलप्ड एंड द वे इन विच स्पेसेज वुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डर्ड। इस प्रक्रिया में भूमि उपयोग और भवन निर्माण के नियमन के जरिए शहर के स्वरूप को परिभाषित किया गया। इसका एक मतलब यह था कि शहर में लोगों के जीवन को सरकार ने नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। The ideology of development that this vision reflected presumed exercise of state power over urban lives and urban spaces. इसके लिए एक योजना तैयार करना और पूरी शहरी परिधि का स्वरूप तैयार करना जरूरी था। यह प्रक्रिया अक्सर इस सोच से प्रेरित होती थी कि शहर कैसा दिखना चाहिए और उसे कैसे विकसित किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि विभिन्न स्थानों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। इस दृष्टि से विकास की सोच और विचारधारा प्रतिबिंबित होती थी और उसका क्रियान्वयन जमीन, उसके बांसिदों और संसाधनों पर नियंत्रण के जरिए किया जाता था। बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, इसके लिए सॉरी। There were many reasons why the British took up upon themselves the task of town planning from the early years of their rule in Bengal. तो इसके कई वजहें थी कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में क्यों ले लिया था। One immediate reason was defense. तो इसका एक फौरन वाला जो वजह होता है, एकदम फौरी वजह, तो रक्षा उद्देश्यों से संबंधित था। In 1756, Sirajudaulah, the Nawab of Bengal, attacked Calcutta and sacked the small fort which the British traders had built as their depot for goods. The English East India Company traders had been continuously questioning the sovereignty of the Nawab. They were reluctant to pay customs duties and refused to comply with the terms on which they were expected to operate. So, Sirajudaulah wanted to assert his authority. 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे किले पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब की संप्रभुता पर लगातार सवाल उठा रहे थे। वे न तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे और न ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। सिराजुद्दौला अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था। Subsequently, in 1757, when Sirajudaulah was defeated in the Battle of Plassey, the East India Company decided to build a new fort, one that could not be easily attacked. कुछ समय बाद 1757 में जब प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला किया जिस पर आसानी से हमला न किया जा सके। Calcutta had grown from 3 villages called Sutnati, Kolkata and Govindapur. The company cleared a site in the southernmost village of Govindapur and the traders and the weavers living there were asked to move out. कलकत्ता को सुतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। कंपनी ने इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुर गांव की जमीन को साफ करने के लिए वहां के व्यापारियों और बुनकरों को हटने का आदेश जारी कर दिया। Around the new Fort William, they left a vast open space which came to be locally known as the मैदान और गरेर माथ। नवनिर्मित फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई जिसे स्थानीय लोग मैदान या गरेर माठ कहने लगे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
This was done so that there would be no obstructions to a straight line of fire from the fort against an advancing enemy army. खाली मैदान रखने का मकसद यह था कि अगर दुश्मन की सेना किले की तरफ बढ़े तो उस पर किले से बेरोक टोक गोलीबारी की जा सके. Once the British became more confident about their permanent presence in Calcutta, they started moving out of the fort and building residences along the periphery of the Maidan. That was how the English settlement in Calcutta gradually started taking shape. The vast open space around the fort, which still exists, became a landmark, Calcutta's first significant town planning measure. जब अंग्रेजों को कलकत्ता में अपनी उपस्थिति स्थायी दिखाई देने लगी तो वे फोर्ट के बाहर मैदान के किनारे पर भी आवासीय इमारतें बनाने लगे. कलकत्ता में अंग्रेजों की बस्तियां इसी तरह अस्तित्व में आनी शुरू हुई. फोर्ट के इर्द गिर्द की विशाल खुली जगह जो अभी भी मौजूद है यहाँ की एक पहचान बन गई. यह कलकत्ता में नगर नियोजन की दृष्टि से पहला उल्लेखनीय काम था. The history of town planning in Calcutta, of course, did not end with the building of Fort William and Maidan. कलकत्ता में नगर नियोजन का इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था. In 1798, Lord Wellesley became the Governor General. He built a massive palace government house for himself in Calcutta, a building that was expected to convey the authority of the British. कलकत्ता में नगर नियोजन का इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था. 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने. उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया. यह इमारत अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक थी. He became concerned about the condition of the Indian part of the city, the crowding, the excessive vegetation, the dirty tanks, the smells and poor drainage. These conditions worried the British because they believed at the time that poisonous gases from marshlands and pools of stagnant water were the cause of most diseases. कलकत्ता में आ जमने के बाद वेलेस्ली शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से की भीड़ भाड़, जरूरत से ज़्यादा हरियाली, गंदे तालाबों, सड़ांध और निकासी की खस्ता हालत देखकर परेशान हो उठा. अंग्रेजों को इन चीज़ों से इसलिए परेशानी थी क्योंकि उनका मानना था कि दलदली जमीन और ठहरे हुए पानी के तालाबों से जहरीली गैसें निकलती हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं. द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इटसेल्फ वाज सीन एज अनहेल्दी एंड enervating. Creating open places in the city was one way of making the city healthier. Wellesley wrote a minute and administrative order in 1803 on the need for town planning and set up various committees for the purpose. Many bazaar, ghats, burial grounds and tanneries were cleared or removed. From then on, the notion of public health became an idea that was proclaimed in projects of town clearance and town planning. उष्णकटिबंधीय जलवायु को वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और शक्ति का क्षय करने वाला माना जाता था. शहर को ज़्यादा स्वास्थ्य परक बनाने का एक तरीका यह ढूंढा गया कि शहर में खुले स्थान छोड़े जाएं. वेलेस्ली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया. बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और चर्म शोधन इकाइयों को साफ किया गया या हटा दिया गया. इसके बाद जन स्वास्थ्य एक ऐसा विचार बन गया जिसकी शहर की सफाई और नगर नियोजन परियोजनाओं में बार बार दुहाई दी जाने लगी. After Wellesley's departure, the work of town planning was carried on by the Lottery Committee 1817 with the help of the government. Wellesley की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी ने जारी रखा. The Lottery Committee was so named because funds for town improvement were raised through public lotteries. In other words, in the early decades of the 19th century, raising funds for the city was still thought to be responsibility of the public-minded citizens and not exclusively that of the government. लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी. इसका मतलब है कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों तक शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार की ही नहीं बल्कि संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी ही माना जाता था. The Lottery Committee commissioned a new map of the city so as to get a comprehensive picture of Calcutta. Among the committee's major activities was road building in the Indian part of the city and clearing the river bank of encroachments. लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नया नक्शा बनवाया जिससे कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके. कमेटी के प्रमुख गतिविधियों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी के किनारे से अवैध कब्जा हटाना शामिल था. In its drive to make the Indian areas of Calcutta cleaner, the committee removed many huts and displaced the laboring poor who were now pushed to the outskirts of Calcutta. शहर के भारतीय हिस्से को साफ सुथरा
बनाने की मुहिम में कमेटी ने बहुत सारी झोपड़ियों को साफ कर दिया और मेहनत कश गरीबों को वहां से बाहर निकाल दिया। उन्हें कलकत्ता के बाहरी किनारे पर जगह दी गई। The threat of epidemics gave a further impetus to town planning in the next few decades. Cholera started spreading from 1817 and in 1896 plague made its appearance. अगले कुछ दशकों में महामारी की आशंका से नगर नियोजन की अवधारणा को और बल मिला। 1817 में हैजा फैलने लगा और 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। The cause of these disease had not yet been established formally by medical science. The government proceeded on the basis of the accepted theory of the time, that there was a direct correlation between living condition and spread of diseases. चिकित्सा विज्ञान अभी इन बीमारियों की वजह स्पष्ट नहीं कर पाया था। सरकार ने उस समय के स्वीकृत सिद्धांत जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है के अनुसार कार्यवाही की। Such views were supported by prominent Indian merchants in the city, such as Dwarkanath Tagore and Rustomji Quasji, who felt that Calcutta needed to be made more healthy. इस सोच को द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तमजी कुवासजी जैसे शहर के जाने माने हिंदुस्तानियों का समर्थन हासिल था। उन लोगों का मानना था कि कलकत्ता को और ज़्यादा स्वास्थ्यकर बनाना जरूरी है। Densely built up areas were seen as insanitary since they obstructed direct sunlight and circulation of air. That was why working people's huts or bastis became the target of demolition. The poor in the city, workers, hawkers, artisans, porters, and the unemployed were once again forced to move to decent parts of the city. Frequent fires also led to stricter building regulations. For instance, thatched huts were banned in 1836 and tiled roofs made mandatory. घनी आबादी वाले इलाकों को अस्वच्छ माना जाता था क्योंकि वहां सूरज की रोशनी सीधे नहीं आ पाती थी और हवा निकासी का इंतजाम नहीं था। इसीलिए कामकाजी लोगों की झोपड़ियों या बस्तियों को निशाना बनाया गया। उन्हें तेजी से हटाया जाने लगा। मजदूर, फेरी वाले, कारीगर और बेरोजगार यानी शहर के गरीब को फिर से एक बार दूर इलाके में ढकेल दिया गया। बार बार आग लगने से भी निर्माण नियमन में सख्ती की जरूरत दिखाई दे रही थी। उदाहरण के लिए 1836 में इसी आशंका के चलते फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया और मकानों में ईंटों की छत को अनिवार्य बना दिया गया। By the late 19th century, official intervention in the city became more stringent. 19वीं सदी आते आते शहर में सरकारी दखलंदाजी और ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। Gone were the days when town planning was seen as a task to be shared by inhabitants and the government. वो जमाना लग चुका था जब नगर नियोजन को सरकार और निवासियों दोनों की साझा जिम्मेदारी माना जाता था। This planning including funding. Instead, the government took over all the initiatives for town planning, including funding. This opportunity was used to clear more huts and develop the British portions of the town at the expense of other areas. वित्त पोषण यानी कि फंडिंग सहित नगर नियोजन के सारे आयामों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इस आधार पर और ज़्यादा तेजी से झुग्गियों को हटाया जाने लगा और दूसरे इलाकों की कीमत पर ब्रिटिश आबादी वाले हिस्सों को तेजी से विकसित किया जाने लगा। The existing racial divide of the white town and black town was reinforced by the new divide of healthy and unhealthy. Okay. स्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर के नए विभेद के सहारे व्हाइट और ब्लैक टाउन वाले नस्ली विभाजन को और बल मिला। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द म्यूनिसिपैलिटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस अनफेयर बायस टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द यूरोपियन पार्ट्स ऑफ द टाउन। पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट these government policies strengthen the feeling of anti-colonialism and nationalism among Indians. तो नगर निगम में मौजूद भारतीय नुमाइंदों ने शहर की यूरोपीय आबादी वाले इलाकों के विकास पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान दिए जाने का विरोध किया। इन सरकारी नीतियों के विरुद्ध जनता के प्रतिरोध ने भारतीयों के भीतर उपनिवेशवाद विरोधी और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। With the growth of their empire, the British became increasingly inclined to make cities like Calcutta, Bombay and Madras into impressive imperial capitals. जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला, अंग्रेज कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे शहरों को शानदार शाही राजधानियों में तब्दील करने की कोशिश करने लगे। It was as if the grandeur of the cities had to reflect the authority of imperial power. उनकी सोच से ऐसा लगता था कि मानो शहरों की भव्यता से ही शाही सत्ता की ताकत प्रतिबिंबित होती है। टाउन प्लानिंग हैड टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग दैट द ब्रिटिश क्लेम टू स्टैंड फॉर: रेशनल ऑर्डरिंग, मेटिक्यूलस एग्जीक्यूशन एंड वेस्टर्न एस्थेटिक आइडियल्स। सिटीज हैज टू बी क्लीन एंड ऑर्डर्ड, प्लान्ड एंड ब्यूटिफाइड। आधुनिक नगर नियोजन में ऐसी हर चीज़ को शामिल किया गया जिसके प्रति अंग्रेज अपनेपन का दावा करते थे। तर्कसंगत क्रम व्यवस्था, सटीक क्रियान्वयन, पश्चिमी सौंदर्यात्मक आदर्श,
शहरों को साफ और व्यवस्थित, नियोजित और सुंदर होना जरूरी था। अब है इसका थर्ड सब टॉपिक, आर्किटेक्चर इन बॉम्बे, यानी कि बम्बई में भवन निर्माण। In one way of realizing this imperial vision was through town planning, the other was through embellishing cities with monumental buildings. यदि इस शाही दृष्टि को साकार करने का एक तरीका नगर नियोजन था, तो दूसरा तरीका यह था कि शहरों में भव्य इमारतों के मोटी ताक दिए जाएं। Buildings in cities could include forts, government offices, educational institutions, religious structures, commemorative towers, commercial depots, or even docks and bridges. शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, स्मारकीय मीनारें, व्यावसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोदियाँ और पुल कुछ भी हो सकता था। Although primarily serving functional needs like defense, administration and commerce, these were rarely simple structures. बुनियादी तौर पर ये इमारतें रक्षा, प्रशासन और वाणिज्य जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, लेकिन ये साधारण इमारतें नहीं थीं। They were often meant to represent ideas such as imperial power, nationalism and religious glory. Let us see how this is exemplified in the case of Bombay. मेरा इतना मतलब बोल ही नहीं पा रहे हैं हम। अक्सर ये इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती थी। आइए देखें कि बम्बई में इस सोच को अमली जामा किस तरह पहनाया गया। बॉम्बे वॉज इनिशियली 7 आइलैंड्स। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। एज द पॉपुलेशन ग्रू, द आइलैंड्स वर ज्वाइंड टू क्रिएट मोर स्पेस एंड दे ग्रेजुअली फ्यूज्ड इनटू वन बिग सिटी। बॉम्बे वॉज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ द कॉलोनियल इंडिया। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। एज द प्रीमियर पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, इट वॉज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बाय द एंड ऑफ 19th century, half of the imports and exports of the India passed through Bombay. पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बम्बई से ही होता था। One important item of this trade was opium that the East India Company exported to China. Indian merchants and middlemen supplied and participated in this trade, and they helped integrate Bombay's economy directly to Malwa, Rajasthan and Sindh, where opium was grown. इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। भारतीय व्यापारी और बिचौलिए इस व्यापार में हिस्सेदार थे और उन्होंने बम्बई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद की। दिस कोलैबोरेशन विद द कंपनी वाज प्रॉफिटेबल एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास। Bombay's capitalists came from diverse communities such as Parsi, Marwari, Konkani Muslim, Gujarati, Baniya, Bohra, Jew and Armenian. कंपनी के साथ यह गठजोड़ उनके लिए मुनाफे का सौदा था और इससे भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। बम्बई के पूंजीपति वर्ग में पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती, बनिए, बोहरा, यहूदी और आर्मेनियाई विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे। As you have read in chapter 10, when the American Civil War started in 1861, cotton from the American South stopped coming into the international market. जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, यानी कि चैप्टर 10 में थीम 10 में हमने पढ़ा था, जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के दक्षिणी भाग से आने वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई। This led to an upsurge of demand for Indian cotton grown primarily in the Deccan. Once again, Indian merchants and middlemen found an opportunity for earning huge profits. In 1869, the Suez Canal was opened and this further strengthened Bombay's links with the world economy. इससे भारतीय कपास की मांग बढ़ गई, जिसकी खेती मुख्य रूप से दक्कन में की जाती थी। भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के लिए यह बेहिसाब मुनाफे का मौका था। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध और मजबूत हुए। The Bombay government and the Indian merchants used this opportunity to declare Bombay Urbs Prima in Indis, a Latin phrase meaning the most important city of India. By the late 19th century, Indian merchants in Bombay were investing their wealth in new ventures such as cotton mills. They also patronized building activity in the city. बम्बई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को अर्ब्स प्रीमा इन इंडिस यानी भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक बम्बई में भारतीय व्यापारी कॉटन मिल जैसे नए उद्योगों में अपना पैसा लगा रहे थे। निर्माण गतिविधियों में भी उनका काफ़ी दखल रहता था।
As Bombay's economy grew from the mid 19th century, there was a need to expand railways and shipping and develop the administrative structure. जैसे जैसे बम्बई की अर्थव्यवस्था फैली, 19वीं सदी के मध्य से रेलवे और जहाजरानी के विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा होने लगी. Many new buildings were constructed at this time. These buildings reflected the culture and confidence of the rulers. उस समय बहुत सारी नई इमारतें बनाई गईं. इन इमारतों में शासकों की संस्कृति और आत्मविश्वास झलकता था. The architectural style was usually European. This importation of European styles reflected the imperial vision in several ways. इनकी स्थापत्य या वास्तु शैली यूरोपीय शैली पर आधारित थी. यूरोपीय शैलियों के इस आयात में शाही दृष्टि कई तरह से दिखाई देती थी. First, it expressed the British desire to create a familiar landscape in an alien country and thus to feel at home in the colony. Second, the British felt that European styles would best symbolize their superiority, authority and power. पहली बात, इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबिंबित होती है. दूसरा, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी. थर्ड, दे थॉट दैट बिल्डिंग्स दैट लुक्ड यूरोपियन वुड मार्क आउट द डिफरेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉलोनियल मास्टर्स एंड देयर इंडियन सब्जेक्ट्स. तीसरा, वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक स्वामी और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा. Initially, these buildings were at odds with the traditional Indian buildings. शुरुआत में ये इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों के मुकाबले अजीब सी दिखाई देती थीं. Gradually, Indians too got used to European architecture and made it their own. लेकिन धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए और उन्होंने इसे अपना लिया. The British in turn adapted some Indian styles to suit their needs. One example is the bungalow, which was used by government officers in the Bombay and all over India. The name bungalow was derived from Bangla, a tradition thatched Bengali hut. दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया. इसकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जा सकता है जिन्हें बम्बई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया जाता था. इनके लिए अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकला है, जो एक परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी होती थी. द कॉलोनियल बंगलो वाज सेट ऑन एक्सटेंसिव ग्राउंड्स विच इंश्योर्ड प्राइवेसी एंड मार्क्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन वर्ल्ड अराउंड. औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी जमीन पर बना होता था. उसमें रहने वाले को न केवल प्राइवेसी मिलती थी बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच फासला भी स्पष्ट हो जाता था. द ट्रेडिशनल pitched roof and surrounding veranda kept the bungalow cool in the summer months. The compound had separate quarters for a retinue of domestic servants. उसमें तो परंपरागत ढलवा छत और चारों तरफ बना बरामदा बंगले को ठंडा रखता था. बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग अलग क्वार्टर होते थे. सिविल लाइन्स में बने इस तरह के बंगले एक खालिस नस्ली गढ़ बन गए थे. The bungalows in the civil lines thus became a racially exclusive enclave in which the ruling classes could live self-sufficient lives without daily social contact with Indians. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सिविल लाइन्स में बने इस तरह के बंगले एक खालिस नस्ली गढ़ बन गए थे जिनमें शासक वर्ग भारतीयों के साथ रोजाना सामाजिक संबंधों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे. फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स 3 ब्रॉड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स वेयर यूज्ड. सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया. 2 of these were direct imports from fashion prevalent in England. 2 शैलियाँ उस समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन से आयातित थीं. The first was called No Classical or the New Classical. Its characteristics included construction of geometrical structures fronted with lofty pillars. It was derived from a style that was originally typical of buildings in ancient Rome and was subsequently revived, readapted and made popular during the European Renaissance. इनमें से एक शैली को नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली कहा जाता था. बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी. यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया. अंग्रेजों को लगता था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था. The British imagined that a style that embodied the grandeur of imperial Rome could now be made to express the glory of imperial India. The Mediterranean origins of this architecture were also thought to be suitable for tropical weather.
The town hall in Bombay was built in this style in 1833. Another group of commercial buildings built during the cotton boom of 1860s was the Elphinstone Circle, subsequently named Horniman Circle after an English editor who courageously supported Indian nationalists. This building was inspired from models in Italy. तो अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती है उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इस स्थापत्य शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। 1833 में बम्बई का टाउन हॉल इस शैली के अनुसार बनाया गया था। 1860 में के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेजी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एल्फिंस्टन सर्कल कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर हॉर्निमन सर्कल रख दिया गया। यह नाम भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाले एक अंग्रेज संपादक के नाम पर पड़ा। It made innovative use of covered arcades at ground level to shield the shopper and pedestrian from the fierce sun and rain of Bombay. यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित थी। इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया। दुकानदारों व पैदल चलने वालों को तेज धूप और बरसात के लिए बचाने के लिए यह काफ़ी उपयोगी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नीचे आप लोग देख सकते हैं एल्फिनस्टोन सर्कल का फिगर दिया हुआ है। Another style that was extensively used was the Neo Gothic, categorized by high-pitched roofs, pointed arches, and detailed decoration. The Gothic style had its roots in the buildings, especially churches, built in Northern Europe during the medieval period. एक और शैली जिसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया वह नव गॉथिक शैली थी। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें और बारीक साज सज्जा इस शैली की खासियत होती थी। गॉथिक शैली का जन्म इमारतों, खासतौर से गिरजों से हुआ था, जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफ़ी बनाए गए। The Neo-Gothic or Neo-Gothic style was revived in the mid-19th century in England. This was the time when the government in Bombay was building its infrastructure, and this style was adopted for Bombay. An impressive group of buildings facing the seafront, including the Secretariat, University of Bombay, and High Court, were all built in this style. Neo-Gothic शैली को इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। यह वही समय था जब बम्बई में सरकार बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही थी। उसके लिए यह शैली चुनी गई। सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी कई शानदार इमारतें समुद्र के किनारे इसी शैली में बनाई गईं। Indians gave money for some of these buildings. The University Hall was made with money donated by Sir Quasji Jahangir Ready Money, a rich Parsi merchant. इनमें से कुछ इमारतों के लिए भारतीयों ने पैसा दिया था। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर क्वासजी जहांगीर रेडी मनी ने पैसा दिया था, जो एक अमीर पारसी व्यापारी थे। The University Library Clock Tower was similarly funded by the banker Premchand Roy Chand and was named after his mother as Rajabai Tower. Indian merchants were happy to adopt the Neo-Gothic style, since they believed that building styles, like many ideas brought in by the English, were progressive and would help make Bombay into a modern city. यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद राय चंद के पैसे से किया गया था और इसका नाम उनकी मां के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया था। भारतीय व्यापारियों के नौ गॉथिक शैली इसलिए रास आती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों और नई जीवन शैलियाँ, उनके भवन निर्माण शैलियाँ भी प्रगतिशील थीं और उनके कारण बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। However, the most spectacular example of the Neo-Gothic style is the Victoria Terminus, the station and the headquarters of the Great Indian Peninsular Railway Company. लेकिन नौ गॉथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। नीचे आप लोग देख सकते हैं बॉम्बे सेक्रेटेरिएट का पिक्चर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करने, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है उसके लिए सॉरी। तो चलते हैं आगे। The British invested a lot in the design and construction of railway stations in cities, since they were proud of having successfully built an all-India railway network. As a group, these buildings dominated the central Bombay skyline, and their uniform neo-Gothic style gave a distinctive character to the city. अंग्रेजों ने शहरों में रेलवे स्टेशनों के डिज़ाइन और निर्माण में काफ़ी निवेश किया।
क्योंकि वे अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे। मध्य बम्बई के आसमान पर इन्हीं इमारतों का दबदबा था और उनकी नौ गथिक शैली शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करती थी। Towards the beginning of the new hybrid architectural style, towards the beginning of the 20th century, a new hybrid architectural style developed which combined the Indian with the European. This was called Indo-Saracenic. Indo was shorthand for Hindu and Saracen was a term Europeans used to designate Muslim. The inspiration for this style was medieval buildings in India with their domes, chhatris, jalis, arches. 20वीं सदी के शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सार्सेनिक शैली का नाम दिया गया। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द का यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफ़ी प्रभावित थी। By integrating Indian and European styles in public architecture, the British wanted to prove that they were legitimate rulers of the India. सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं। The Gateway of India, built in the traditional Gujarati style to welcome King George V and Queen Mary to India in 1911, is the most famous example of this style. The industrialist Jamshedji Tata built the Taj Mahal Hotel in a similar style. राजा जॉर्ज V और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। यह परंपरागत गुजरात शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। Besides being a symbol of Indian enterprise, the building became a challenge to the racially exclusive clubs and hotels maintained by the British. यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी, बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। In the more Indian localities of Bombay, traditional styles of decoration and building predominated. बम्बई में भारतीय इलाकों में सजावट एवं भवन निर्माण और साज सज्जा में परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। The lack of space in the city and crowding led to a type of building unique to Bombay, the chawl, multi-storied single-room apartments with long open corridors built around a courtyard. Such buildings, which housed many families sharing common spaces, helped in the growth of neighborhood identity and solidarity. शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से बम्बई में खास तरह की इमारतें भी सामने आई, जिन्हें चौल का नाम दिया गया। ये बहुमंजिला इमारतें होती थी जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती थीं। इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में दलान होता था। इस तरह की इमारतों में बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे, जिससे उनमें रहने वालों के बीच मोहल्ले की पहचान और एकजुटता का भाव पैदा होता था। अब इस चैप्टर का लास्ट और 5th टॉपिक है व्हाट बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स टेल अस। तो इमारतों और स्थापत्य शैलियाँ क्या बताती हैं, हमें क्या बताती हैं। आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स द एस्थेटिक आइडियल्स प्रिवेलेंट एट अ टाइम एंड वेरिएशंस विद इन दोज आइडियल्स, बट एज वी हैव सीन बिल्डिंग्स ऑल्सो एक्सप्रेस द विजन ऑफ दोज हु बिल्ड देम। स्थापत्य शैलियों से अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, इमारतें उन लोगों की सोच और नज़र के बारे में भी बताती हैं जो उन्हें बना रहे थे। रूलर्स एवरीवेयर सीक टू एक्सप्रेस देयर पावर थ्रू बिल्डिंग, सो बाय लुकिंग एट द आर्किटेक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम वी कैन अंडरस्टैंड हाउ पावर वॉज कंसीव्ड ऑफ एंड हाउ इट वॉज एक्सप्रेस्ड थ्रू स्ट्रक्चर्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स, ब्रिक्स एंड स्टोन्स, पिलर्स एंड आर्चेज, सोअरिंग डोम्स एंड वैल्यूटेड रूफ्स। तो इमारतों के जरिए सभी शासक अपनी ताकत का इजहार करना चाहते थे। इस प्रकार एक खास वक्त की स्थापत्य शैली को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि उस समय सत्ता को किस तरह देखा जा रहा था और वह इमारतों और उनकी विशिष्टताओं, ईंट पत्थर, खंभे और मेहराब, आसमान छूते गुंबद या उभरी हुई छतों के जरिए किस प्रकार अभिव्यक्त होती थी। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स डू नॉट ओनली रिफ्लेक्ट प्रिवेलेंट टेस्टेज। स्थापत्य शैलियाँ से केवल प्रचलित रुचियों का ही पता नहीं चलता था। दे मोल्ड टेस्ट, पॉपुलराइज स्टाइल्स एंड शेप द कॉन्टोर्स ऑफ कल्चर। वे उनको बदलती भी हैं। वे नई शैलियों को लोकप्रियता प्रदान करती हैं और संस्कृति की रूपरेखा तय करती हैं। एज वी हैव सीन, मेनी इंडियंस केम टू रिगार्ड यूरोपियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर एज सिंबल्स ऑफ मॉडर्निटी एंड सिविलाइजेशन एंड बिगेन अडॉप्टिंग दीज स्टाइल्स।
जैसा कि हमने देखा, बहुत सारे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैलियों को आधुनिकता व सभ्यता का प्रतीक मानते हुए उन्हें अपनाने लगे थे। बट नॉट ऑल इंडियंस थॉट alike. Many rejected European ideals and tried to retain indigenous styles. Others accepted certain elements from the West that they saw as modern and combined these with elements drawn from the local traditions. लेकिन इस बारे में सबकी राय एक जैसी नहीं थी। बहुत सारे भारतीयों को यूरोपीय आदर्शों से आपत्ति थी और उन्होंने देसी शैलियों को बचाए रखने का प्रयास किया। बहुतों ने पश्चिम के कुछ ऐसे खास तत्वों का अपना लिया जो उन्हें आधुनिक दिखाई देते थे और उन्हें स्थानीय परंपराओं के तत्वों में समाहित कर दिया। From the late 19th century, we see efforts to define regional and national tastes that were different from the colonial ideal. Styles thus changed and developed through wider processes of cultural conflict. By looking at architecture, therefore, we can also understand the variety of forms in which cultural conflicts unfolded and political conflicts between the imperial and the national and the regional or local were played out. बहुतों ने पश्चिम के कुछ तो ये मैंने बता ही दिया। 19वीं सदी के आखिर से हमें औपनिवेशिक आदर्शों से भिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिरुचियों को परिभाषित करने के प्रयास दिखाई देते हैं। इस तरह सांस्कृतिक टकराव की वृहत्तर प्रक्रियाओं के जरिए विभिन्न शैलियां बदलती और विकसित होती गईं। इसीलिए स्थापत्य शैलियों को देखकर हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि शाही और राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थानीय के बीच सांस्कृतिक टकराव और राजनीतिक खींचतान किस तरह शक्ल ले रही थी। और हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। एक लाइक कर दीजिएगा बिकॉज बहुत मेहनत लगा है, फिर शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।